नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज। क्षितिज में 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। इस वीडियो में हम काव्य खंड में से परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी परीक्षा में तो 6 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही है। हिंदी का जो पेपर 12 मार्च को पेपर होने वाला है, उस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपकी अच्छे से तैयारी हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे वाले। पहला प्रश्न देखिए, इस वीडियो में पहला प्रश्न है काव्य खंड का। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? सूरदास के जो पद है उस पाठ से लिया गया है। प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, लेकिन उन्होंने व्यंग्य में कहा है, तो उस बात में कौन सा व्यंग्य छिपा है? उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा है। यह व्यंग्य छिपा हुआ है कि गोपियां दिखावे के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उन्हें दिखावे में भाग्यवान कह रही हैं, किंतु व्यंग्य में वे यह कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके, ना ही किसी को अपना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। क्योंकि गोपियों की नजर में जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता वह अभागा है। प्रश्न 2 है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे अपने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है और प्रेम की एक निष्ठा नहीं है, उनके लिए योग शिक्षा हितकारी है। तो योग संदेश जो उद्धव लेकर आए थे उसको गोपियों ने नकार करके कहा कि भटकते हुए मन वाले लोगों को आप दीजिएगा। प्रश्न 3 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो राम लक्ष्मण परशुराम तुलसीदास का जो पाठ है उससे प्रश्न लिया गया है। उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है। वह अपने वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है, कि रणभूमि में युद्ध लड़ करके ही अपना परिचय देता है। वे अपने पौरुष का अहंकार नहीं रखते, अपने बल का, अपनी ताकत का घमंड नहीं करते, अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। कौन लोग? वीर योद्धा लोग। तो परशुराम जी से लक्ष्मण ने ये कहा था। आगे प्रश्न है, प्रश्न 4 है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो परीक्षा में भाव स्पष्ट करने को लेकर भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इसमें पंक्तियां हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ये पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका भाव देखिए। भाव है, लक्ष्मण ने हंसकर मुनि परशुराम पर व्यंग्य उक्ति की। व्यंग्य मतलब कटु शब्द कहा कि आप स्वयं को बड़ा भारी योद्धा समझने का भ्रम पाले हुए हो। बेहसी यानी हंस करके लक्ष्मण ने मर्दवाणी में कहा कि अहो मुनिषि महाबटमानी, मतलब आप अपने आप को ही महान योद्धा मानने का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए आप मुझे बार बार फरसा दिखा कर डराने का प्रयास कर रहे हैं। पुनि पुनि का मतलब बार बार। ठीक है, इसका आपका यह प्रयास इस प्रकार से है, अब मानो कि आप पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कोरी वाचालता बता रहा है कि आप सिर्फ बातों से ही जीतना चाहते हैं। आगे है प्रश्न 5 का। देखिए, 5 का प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो जयशंकर प्रसाद की जो कविता लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा
कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहाँ उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मकथा में अपनी कमियां और दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ेगा। वही आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और वह स्वयं उस उपहास एवं व्यंग्य का पात्र बन जाएगा। उपहास मतलब मजाक। लोग उनकी कमजोरियों और उनकी दुर्बलताओं को पढ़ने के बाद में लेखक का स्वयं का ही उपहास बनाएंगे, इसलिए वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। प्रश्न 6 देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन। पाथेय का शब्दार्थ होता है रास्ते का भोजन। दूसरा अर्थ है सहारा या संबल बनाने का आशय कि लेखक का तो जीवन स्मृति अपनी पत्नी की यादों के सहारे ही चल रहा है। तो उनका आशय है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है। उनकी जो प्रेमिका थी, पत्नी थी, उनकी यादों के सहारे ही अपना बाकी जीवन काटना चाहता है। प्रश्न 7 देखिए, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो उत्साह कविता से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाली। तो इसमें बताया, इसका उत्तर होगा कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है। देखिए विद्यार्थियों, आप उत्तर लिखें तो पूरी पृष्ठभूमि बनाइएगा उत्तर की कि कवि ने, देखो इसमें हमने उत्तर में पूरा प्रश्न को टेका है और बाद में बताया कि इसलिए कहा है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है कि गरजना जो होता है वो ताकत का प्रतीक होता है और ताकत से क्रांति आएगी और क्रांति बहुत ही जरूरी है क्योंकि समाज में क्रांति के बिना बदलाव नहीं आ सकता। प्रश्न 8 देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसकी जो अट नहीं रही है कविता से प्रश्न लिया गया है निराला जी की। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का मतलब विशालता कि कितनी विशाल है, तो उसको विभिन्न रूपों में बताया है क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है। फागुन का जो महीना है, वसंत ऋतु का जो होती है, उसमें प्रकृति की जो सुंदरता वो सर्वत्र चारों तरफ छाई हुई रहती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। इतना प्रभावित हो रहा है कि उसकी आंखों में समा नहीं रही। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नव किसलायों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई देते हैं। प्रश्न 9 देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? तो ये नागार्जुन वाली दंतुरित मुस्कान पाठ से लिया गया है। उत्तर होगा बच्चे की मुस्कान जो है निर्मल, बिल्कुल साफ सुथरी, निश्चल, बिना कोई कपट और मोहक, मन को मोहने वाली होती है। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। जबकि बड़ों की जो मुस्कान होती है कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है अर्थात भरी हुई, उसमें स्वार्थ छिपा होते हैं। बड़े जो होते हैं वो बड़े छलिया होते हैं, कपटी, अपने स्वार्थ के कारण ही दूसरों की तरफ मुस्कुराते हैं। प्रश्न 10 देखिए, भाव स्पष्ट करना है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। ये पंक्ति जो है दंतुरित मुस्कान पाठ से ली गई है। उसका अर्थ बताना है तो उसका आशय ये है कि शिशु की मधुर मुस्कान को देखकर नीरस और ठोठ हृदय में भी, अर्थात बबूल का जो पेड़ होता है वो नीरस ठोठ के समान बताया गया है और बांस का पेड़ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, प्रेम का संचार होने लगा, अर्थात उन पेड़ों में भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे। प्रश्न 11 देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार कविता से लिया गया, कवि मंगलेश डबराल से। संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, अर्थात दूसरों के साथ रहकर अपनी भूमिका अदा करते हैं। योग्य एवं प्रतिभा संपन्न होने पर भी वे स्वयं को महत्व न देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में ही सहायक के रूप में अपनी भूमिका
निभाते हैं। और होगा निभाना अपना धर्म कर्तव्य समझते हैं। तो संगीतकार ऐसे लोग होते हैं जो मुख्य कलाकार होते हैं, उनके साथ अपना योगदान देते हैं, उन्हें अपना कर्तव्य मान लेते हैं। 12 का जो प्रश्न है इसमें देखिए, कवि मंगलेश डबराल का व्यक्तित्व और कर्तृत्व परिचय लिखिए या दीजिए। तो मंगलेश डबराल का हम कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों को पढ़ेंगे। कवि परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल या उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। आजीविका के लिए उन्होंने संपादन कार्य संभाला, अखबार में खबरें छापते होते हैं वो। आरंभ में वे हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों से जुड़े। 1983 में उन्होंने जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। उनके प्रकाशित काव्य संग्रह, उनके कर्तृत्व देखिए कौन कौन सी हैं उनकी कविताएं। पहाड़ पर लालटेन बहुत प्रसिद्ध है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, आदि इनकी कृतियां हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति, किसी भी कवि या लेखक का परिचय पूछे तो आपको लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस ये इतना ही। काव्य खंड के ये 12 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और गद्य खंड का वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितना